नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर का हम लोग को बहुत दिन से इंतजार था। अब देखिए कि वह चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें देखिएगा, यह जो चैप्टर है एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए ऑब्जेक्टिव भी कई तरह से पूछा जाता है और सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन आता है। ऐसे भी मैथ के अंदर जितना भी टॉपिक है, सब टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। हर एक टॉपिक से, हर एक सेक्टर से क्वेश्चन को उठाया जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, ये समझने लायक है। तो कंसंट्रेशन बना करके, ध्यान दे करके अच्छा से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, एकदम गारंटी आपको समझ में आएगा। देखिएगा, इसमें जो आपका कुछ बेसिक बातें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग जो क्वेश्चन बनाएंगे, तो वहाँ पे कुछ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और जो समझने वाली चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले ही, यानी कि पहला क्लास है आज, इसी में हम लोग सारा चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या न हो, सवाल सीधा समझ में आने लगेगा। ठीक है ना। तो चलिए कुछ बेसिक बात हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, जो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, तो इस तरह से देखिए एक XY प्लेन बनाइए। ठीक है, जिसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है उसको हम लोग को लिखना कैसे है, इस बात को समझिए। देखिए इधर वाला ये एक्स है और ये आपका एक्स डैश हो जाएगा, ये आपका वाई होगा, और ये नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। देखिएगा, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है यह आपका एक्स एक्सिस है, और ये वाला जो दिख रहा है यह आपका क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस बिंदु पे जाके कटता है, यानी कट करता है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आकर के दोनों कट गया, नहीं, तो इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। अंग्रेजी में इसी को ओरिजिन कहा जाता है, और इसको ओ से डिनोट करते हैं। कौन चीज से डिनोट करेंगे, ओ से डिनोट करेंगे। अब देखिए इस तरह का चीज हम लोग 9th क्लास में भी, जब आप ग्राफ वगैरह पढ़े हैं तो वहाँ देखे होंगे। ठीक है ना, उसी का थोड़ा सा यहाँ पे देखिए रिपीट है, और कुछ अलग तरीका से इसको समझना है। ध्यान से समझिएगा कि जैसे कि देखिए यह ओरिजिन है, तो ओरिजिन के जो दाईं ओर का जो नंबर होता है वह आपका धनात्मक होता है, और बाईं ओर का जो नंबर होता है वह ऋणात्मक होता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आप y एक्सिस को देखेंगे तो यहाँ भी देखिए, इसमें जो दाईं ओर का जो होगा वह आपका धनात्मक होगा, और बाईं ओर का जो नंबर होगा वह ऋणात्मक होगा। इसको समझना बहुत आसान है। देखिए सभी लोगों का बताने का अपना अलग अलग तरीका होता है। हम कोशिश करेंगे आपको भार थोड़ा सा भी ना पड़े, एकदम इजी वे में, हंसते मुस्कुराते हुए आपको समझ में आ जाना है। ठीक है, और अगर इस तरह से आप समझ लेते हैं तो गारंटी आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, कहीं पे आपको नहीं लगेगा कि बहुत भारी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे, तो आप देखिए, अगर इस तरह से अगर आप खड़े रहते हैं तो इधर वाला जो हैंड है यह आपका राइट हैंड होगा, और आपको क्या बोले कि दायां हाथ की तरफ जो है वह आपका क्या होगा, धनात्मक नंबर होता है, और बायां हाथ की तरफ जो होगा वह क्या होगा, ऋणात्मक नंबर होता है। आप कहिएगा ये वाला लाइन पे कैसे होगा, अब एक तो चौड़े पे तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन आप देखिए समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि इस तरह से अगर आप खड़ा अगर रहते हैं इस लाइन पे, वाई एक्सिस पे, तो देखिए ये वाला हैंड क्या होगा, ऊपर अगर आप करते हैं तो ये आपका राइट हैंड होगा। ऐसे भी राइट हैंड देख लीजिए इस तरफ से। ठीक है, और नीचे वाला क्या है, लेफ्ट है। तो आप पहले ही इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिए कि दाईं ओर का जो नंबर होता है वह धनात्मक होता है, और बाईं ओर का जो नंबर होता है वह ऋणात्मक होता है। यानी ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला आपका निगेटिव होगा। इसमें जो होगा यह वाला पॉजिटिव होगा, और ये वाला जो होगा नंबर वह निगेटिव होगा। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। इतना अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग 4 भागों में विभक्त कर दिए। आपको दिख रहा होगा, अगर इस तरह का कोई, अगर आप सर्किल बनाते हैं और इस तरह से 4 भाग में बांटते हैं, तो देखिए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, 4 भाग में बट गया। उसी तरह यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि ये भी 4 भागों में बंट चुका। अब देखिए चारों भाग में बंट चुका है, तो इसको कहेंगे क्या क्या, तो इसका भी देखिए नाम है। बिना नाम का कोई चीज होता है, इसका भी नाम है। इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, नहीं, उसी तरह देखिए ये आपका तृतीय हो जाएगा, और ये आपका चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, मतलब तृतीय चतुर्थांश हो गया, ये चतुर्थ मतलब चतुर्थांश हो गया। जब आप लोग कॉपी में नोट कीजिएगा तो लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो हम नंबर, अगर यहाँ से कोई भी नंबर बढ़ाते हैं, देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5, इस पे भी अगर आप इधर से आते हैं
तो यह आपका निगेटिव हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ऐसा ही तो बोले थे आपको कि बाईं ओर ऋणात्मक होता है और दाईं ओर धनात्मक होता है। उसी तरह अगर हम लोग इस एक्सिस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ भी इस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लिखे है ना, थोड़ा सा इसको इधर से लिखो, नहीं इधर तो मत लिखो यार, इधर से तो गड़बड़ा जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए और इसी तरह आप अगर नीचे भी लिखते हैं तो इधर वाला जो आपका नंबर आ जाएगा वह -1 -2 -3 नेगेटिव नंबर आएगा। बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एकदम गारंटी आना ही आना है। एक क्वेश्चन क्या कि कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछ देता है। अब कुछ नहीं है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया ना तो आप एकदम 2 नंबर समझिए, जेबी में लेके चलिए, एकदम गारंटी आना ही आना है। एकदम मान के चलिए मिशन 2022 एकदम आएगा आपका यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव, कम से कम 1 2 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको अगर पूछा जाए, देखिए इस क्वाड्रेंट यानी प्रथम क्वाड्रेंट जो होता है इसमें क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब आप एक्स एक्सिस पे बढ़ते हैं तो देखिए ये भी आपका पॉजिटिव नंबर है, और जब आप वाई एक्सिस पे ऐसे बढ़ते हैं तो वाई भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, क्या होगा, प्लस प्लस। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर द्वितीय चतुर्थांश की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या होगा, x आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा, और y आपका क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो आप किस में आ रहे हैं, xy में आ रहे हैं ना। तो x आपका निगेटिव है और y आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी माइनस प्लस हो गया। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में देख लीजिए इसमें क्या होगा कि इसमें आपका x भी निगेटिव होगा और y भी निगेटिव होगा, ठीक है ना। सॉरी, y भी क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इस बात को समझिए x कैसे निगेटिव होगा। तो इसमें जब आएंगे तो देखिए ये भी आपका x आपका निगेटिव है और y भी क्या है, निगेटिव है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसमें दोनों तीन मतलब दोनों जो है निगेटिव हो जाता है, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में आकर के। जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फिर देखिए इसमें x जो है वह पॉजिटिव होता है और y जो होगा वह क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस, ठीक है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। इसको याद रखना, देखिए कितना सिंपल है, इसको समझिए। हाँ एक बात और समझिए कि कोऑर्डिनेट जो होता है वह क्या होता है उसको समझिए। किसी भी कोई भी बिंदु जो होता है ना उसका, जैसे कि देखिए अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे तो इसका अगर नाम P रखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा x और y होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसका क्या होगा, x और y होगा, समझ रहे हैं। तो इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट में जब भी वैल्यू को लेंगे तो सबसे पहले x का वैल्यू लिया जाता है और फिर किसका वैल्यू लिया जाता है, y का वैल्यू लिया जाता है। आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे, देखिए आपका क्वेश्चन ये बन सकता था कि सर ये माइनस है ये प्लस है, तो हम लोग प्लस और माइनस भी तो लिख सकते थे कि नहीं, लेकिन गलती हो जाएगा, नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में हम लोग पहले x के वैल्यू को लेते हैं फिर y के वैल्यू को लेंगे। क्लियर है, इस चीज को अभी हम नोट बना के नहीं लिख रहे हैं। अगर आप लोग जैसे कॉपी में नोट कीजिएगा तो नोट करके लिख लीजिएगा कि पहले हम लोग कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, x के वैल्यू को लिखते हैं फिर y के वैल्यू को लिखते हैं। तो देखिए जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो पहले x के वैल्यू लिखेंगे तो x इसमें निगेटिव ना है और y क्या है, पॉजिटिव है, इसीलिए माइनस प्लस हो जाएगा। एकरा में तो दोनों निगेटिव है तो माइनस से माइनस होगा। इसमें देखिए इसमें पहले प्लस लिखे हैं, रूल के हिसाब से चलना है ना। इसमें क्या लिखे हैं, पहले प्लस लिखे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस है और y माइनस है, इसीलिए प्लस माइनस हो गया। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है भी किसी को नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये बात को समझिए, याद रखना कितना आसान है। आप जिस तरह से अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है, याद अगर नहीं रहता है, तुरंत इस तरह का डायग्राम खींचिए और तुरंत देख लीजिए कि कौन सा नंबर कहाँ पे जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे भी देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस और थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, दोनों कहानी खत्म। सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस तो थर्ड प्लस माइनस, एकदम उल्टा कर देना। इतना करने की क्या जरूरत है, कॉन्सेप्ट जब दे दिए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, नहीं। अब देखिए यहाँ से सवाल क्या आता है, जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि 4 और 3 किस क्वाड्रेंट का नंबर है, ऐसे पूछता है सवाल, 4 और 3 किस क्वाड्रेंट का नंबर है, तो क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का नंबर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। उसी तरह अगर आपको पूछ दे 3 और -5 किस क्वाड्रेंट का नंबर है, देख के बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट का। देखिए पहले हम लोग x का वैल्यू लेते हैं फिर y का, y हमारा निगेटिव है, y निगेटिव कहाँ जाके होता है,
फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है नहीं, और x पॉजिटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का नंबर है। तो देखिए यहाँ से कुछ भी अगर पूछे -5 और -3 किस क्वाड्रेंट का नंबर है तो क्या कहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का नंबर है। बताइए यहाँ से एक नंबर आप खत्म हो गया, पास करे ला 29 ना चाहिए। अच्छा 99 मतलब 100 के जुगाड़ में है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आएगा, मेहनत करते रहिए। 100 में 100 तो मैथ में ये भी करता है, जमाना से आ रहा है, आजकल तो जबरदस्तियों पूरा के दे रहा है, ठीक है। तो अभी नहीं आएगा तो कब आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसीलिए मेहनत कीजिए, 100 में 100 भी आएगा, गारंटी आता ही है। तो देखिए यहाँ से अब एक चीज क्लियर हो गया, कंप्लीट, कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन। अब देखिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद जो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे वो क्या चीज। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद हम लोग को क्या ज्ञात करना है उसको समझिए। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसमें सबसे पहले सीखेंगे दूरी सूत्र। क्या सीखना है, दूरी सूत्र। कई बार तो क्या करता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ देता है कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। या फिर एकदम नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है, इस पे सिंपल नंबर कोई दे देगा और कहता है बताइए इसका दूरी सूत्र मतलब दूरी कितना होगा, डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से निकालना रहता है। तो इसको हम लोग को सीखना है। दूसरा आपको जो सीखना है वो है विभाजन सूत्र। क्या है, विभाजन सूत्र, ठीक है। और तीसरा आपको सीखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ भी हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसमें आपको भुजा का लंबाई चौड़ाई यार नहीं दे रहेगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, भुजा का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। हम लोग को त्रिभुज में 3 गो शीर्ष होता है ना, तीनों का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और उसके सहायता से हम लोग को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से हम लोग को ये 3 चीज पढ़ना है। इसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, इसको सेक्शन फार्मूला कहते हैं, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब अंग्रेजी में आप लोग अपने से लिख लीजिए, बोल दिए हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दूरी सूत्र जो होता है इसको मतलब इसका फार्मूला जो है वह कैसे निकालेंगे समझिए। देखिए इसमें सबसे पहले बात बता देते हैं कि जितना भी फार्मूला है सबका डेरिवेशन है, ठीक है ना। सबको मतलब प्रूफ सबका है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में प्रूफ कभी नहीं पूछता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। आपको केवल फार्मूला याद रखना है, अब फार्मूला याद रहेगा और सवाल उस पर आप बनाइए, बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ स्टूडेंट को फार्मूला नहीं याद रहता है, डेरिवेशन कौन बनाता है, लेकिन फिर भी आपको 1-2 फार्मूला का डेरिवेशन देंगे। और बाद में अगर आपको हार्दिक इच्छा हुआ कि हमारा सब्जेक्ट चाहिए, कमेंट कर दीजिएगा, एकदम मिल जाएगा, ठीक है। कौनो दिक्कत नहीं है, कुछ भारी नहीं होता है, सब एकदम लॉलीपॉप होता है, पूरा मैथे लॉलीपॉप है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। भारी तब ये तक होता है जब तक दूर रहते हैं, नहीं जैसे ही पकड़िएगा ना तो मन करेगा कितना कस के पकड़े, नहीं समझे। जैसे मैथ बनाने के लिए बैठते होइएगा, सवाल बनते रहता होगा, तकनीक बगल में खाना ठंडा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सवाल बन रहा है, कहीं पहले क्वेश्चन नहीं बना नहीं तो तुरंत किताब कॉपी मोरे फोन धरा दिए हॉटलाइन पे, नहीं आधा घंटा के बाद पता चला नींदे आ गया, बतिया तो एना वाला काम नहीं करना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। हॉटलाइन पे अभी नहीं जाइए, आप लोग खाली ध्यान से मेहनत कीजिए, कंटिन्यू समझिए बात को। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई एक प्लेन बनाइए, ठीक है। यह आपका x हो जाएगा, ये x डैश है, y है, और यह आपका क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। इसमें देखिए अगर मान के चलिए कि कोई पॉइंट यहाँ पे दिया गया, थोड़ा सा और ऊपर से दिया जाए, और एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इसका आप नाम रखिए P और ये है Q, ठीक है। समझिएगा डेरिवेशन दे रहे हैं, साथ ही साथ इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो कोऑर्डिनेट है इसको x1 y1 लिखेंगे। P देखिए जो पॉइंट है ना, इसका नाम P दिए हैं, ठीक है ना। और कोई भी बिंदु जो होता है उसका कोऑर्डिनेट होता है x y, दो कोऑर्डिनेट, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका देखिए इसका भी x y होगा, तो एक रो ना x y होगा जी, बिंदु x y होगा, तो फिर बनाने में हम लोग को समझने में दिक्कत होगा ना, इसीलिए नाम बदल देते हैं। इसको लिखते हैं x1 y1, इसको लिखेंगे x2 y2, सॉरी क्या लिखेंगे, y2। आप देखिए इसको इस तरह से आप क्या कीजिए, मिला दीजिए, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिखना पड़ेगा, ये P है x1 y1, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसका हम लोग को इसी के बीच का दूरी निकालना है आपको, यानी कि PQ का दूरी आपको निकालना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसी को दूरी सूत्र कहते हैं, यानी डिस्टेंस फार्मूला। दो बिंदुओं के बीच का दूरी क्या होता है, यही होता है, एकदम साधारण भाषा में समझिए। ये नहीं कि बार बार डिस्टेंस फार्मूला कर रहे हैं, माथा प्राण देकर सोच रहे हैं कि बाप रे कुछ ही होता है,
बात समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता है। पी क्यू का अगर डिस्टेंस निकालना है तो मतलब पी क्यू के बीच का जो दूरी है वही निकलता है डिस्टेंस फार्मूला से। अभी भी देखिए पी क्यू है, दोनों के बीच कितना मीटर में होगा, सेंटीमीटर में होगा, जो भी डाटा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, कितना दूरी है यही हम लोग निकालते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई देखिए बीच बीच में बोलते रहिएगा नहीं। पंडित जी देखते हैं लोग प्रसाद लेने जाता है तो इंतजार करता है कखनी शंख फूका नहीं, मतलब शंख अंतिम में फुकाता है, यानी पूजा वूजा खत्म हो जाता है तो लोग को लग जाता है कि अब प्रसाद वितरण होगा। तो बीच बीच में बोलते रहिएगा तो थोड़ा सा ठीक लगता है। देखिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये पी है ये क्यू है, इसको क्या करते हैं कि इस तरह से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिलाइए बढ़िया से नहीं, इसको भी क्या करेंगे इस तरह से मिला देंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा बात को। अगर इस लाइन को आप मिलाते हैं, इसी ये जो पॉइंट पी दिया गया है, ये पॉइंट पी है और इसी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वह कितना होगा, वह x1 होगा। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, x1 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझिएगा बात को एकदम, खाली ये समझ में आना चाहिए, रिजल्ट तो एकदम 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा। समझिएगा, ये देखिए जितना ये है उतना ही ये भी है ना। तो अगर आप इसको इस तरह से मिलाते हैं तो ये वाला जो दूरी है वह क्या हो जाएगा, x1 होगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, x1 होगा। अगर देखिए यहाँ से इसको अगर मिलाते हैं, क्योंकि देखिए इसको इस तरह से भी मिलाए हैं लंबवत, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। कितना होगा ये, y1 होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, अगर आप ये वाला पॉइंट को देखते हैं, अभी तो ये पॉइंट का काम किया ना x1 y1, एक और तो बचले तो एक रो यहाँ का मिला दीजिए, देखिए ना ऐसे। तो देखिए ये वाला जो दूरी होगा वह किसके बराबर होगा, इसके बराबर, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, पैरेलल है ना, क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और अगर इस तरह से अगर इसको मिलाते हैं, ठीक है ना, तो ये वाला जो होगा वह कितना हो जाएगा आपका, y2 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत? ये वाला बिंदु जो है, यानी ये वाला क्यू पॉइंट जो है, क्यू पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है ना। बात समझ में आ रहा है ना। तो x2 y2 है, तो इसको यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन जो है ये आपका y2 हो जाएगा और ये कितना होगा, x1 होगा। और इस पॉइंट के लिए x1 ये हो जाएगा और x2 जो होगा वह क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक काम करते हैं, अभी तो आपको लग रहा है कि कुछ ही बन रहा है, थोड़ी देर में आप देखिए। अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से मिला दीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये पी क्यू है, इसका नाम आर रख दीजिए, कौनो दिक्कत नहीं। अब ध्यान से अगर देखिएगा तो ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं हमको निकालना क्या है, कर्व निकालना है। पी क्यू आपको निकालना है ना, डिस्टेंस फार्मूला में आपको पहले ही पता है कि पी क्यू के बीच का दूरी निकालना है। तो कर्व निकालना है, तो कर्व निकालना आसान हो जाता है कब, जब हम लोग को आधार पता होता है और लंब पता होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर लंब और आधार पता है तो कर्व हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। आप देखिए तो इसको कैसे निकालेंगे समझिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पूरा लाइन है वह क्या है, x2 है, यानी कि देखिए ये वाला लाइन क्या है, यह आपका x2 है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और ये वाला लाइन क्या है, वह आपका x1। समझिए बात, हमको ये पूरा x2 है, ये x1 है, हमको चाहिए क्या, बस ये चाहिए। यानी कि अगर ये p है, ये r है, तो pr का वैल्यू चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, pr का वैल्यू चाहिए। अब इसका भी नाम आप रख सकते हैं m और n, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अगर मान के चलिए mn जो है अगर हमको मिल जाए तो pr जो होगा वह mn के बराबर ही ना होगा जी, दोनों बराबर नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो x2 में से अगर x1 को घटा दे, यानी बड़का में से इस छोटका को ऐसे करके घटा दीजिएगा तो खाली ये ना बचेगा, बचेगा कि नहीं। यानी क्या हो जाएगा, ये x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए x2 माइनस x1। क्लियर है, मिल गया। उसी तरह आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला पूरा लाइन जो है यह क्या y2 है, इसमें से हमको क्या घटाना है, y1 को अगर आप घटा देते हैं, जैसे कि देखिए इस तरह का लाइन है और इसका वैल्यू कितना है, y2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, y1 होगा। तो हमको केवल अगर यही चाहिए तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। खाली अगर मान के चलिए यहाँ से ऊपर ही हमको चाहिए तो एक हटाने देंगे। बात समझ रहे, हटाने का मतलब यहाँ समझिए घटाना, यानी कि कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा, केवल ये चाहिए। वही बात देखिए यहाँ नहीं, ये पूरा y2 है, ये कितना है, y1 है ना। हमको क्या चाहिए, QR चाहिए, यानी केवल इतना ही चाहिए। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 होगा कि नहीं होगा, कौनो दिक्कत। इतना बात समझ में आया सबको, सब आदमी समझ गए। अब देखिए हमको आधार भी पता चल गया और लंब भी पता चल गया, तो अब निकाल सकते हैं ना, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए यहीं से लिखिए, पी क्यू
बराबर आपका कितना होता है पी क्यू स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है पी आर का स्क्वायर और जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए इसको क्या करेंगे, अगर आप पी क्यू निकालना, हमको पी क्यू का स्क्वायर थोड़ी निकालना, पी क्यू निकालना, तो इसको क्या करेंगे रूट चढ़ा दीजिए और पी आर का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, पी आर यही ना है, ये पॉइंट यहाँ पे पी जो है, अब देखिए इसको यहाँ पे लिखिए, समझिए बात को, इसी का कोऑर्डिनेट दिया गया। तो पी आर आपका जो है वह कितना है x2 माइनस x1, नहीं इसका स्क्वायर हो जाएगा और जोड़ ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही हम लोग को क्या करना था, निकालना था। हो गया प्रूफ, क्लियर है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत कुछ है, कुछ बुझा रहा है थोड़ा सा भी, देह हाथ में दर्द नहीं ना? हाँ, कहे कि विद्यार्थी को देखिए अगर ढेर देर तक ऐसे बैठल रहेगा ना तो एकदम पूरा टाइट होके रहेगा, समझ रहे हैं ना? तो वैसे नहीं, एकदम ध्यान दे करके सीखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया ना सबको? किसी को कोई दिक्कत आप लोग को आ गया? क्लियर है? कुछ नहीं करना है, आप देखिए केवल आपको लंब और आधार पता होना चाहिए, कर्ण आप एकदम बिल्कुल निकाल सकते हैं खुद से। तो डिस्टेंस फार्मूला कभी भी पूछे आपसे तो आप कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बस ऐसे याद आपको रखना है। याद ही रखना है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैसे डेरिवेशन आया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, एक बात और यहाँ से इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लीजिए। जैसे कि आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दिया गया, आप इसको x1 माइनस x2 भी कर दीजिएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब क्यों दिक्कत नहीं है समझिए। अगर आप मान के चलिए कि इसका अगर कोऑर्डिनेट x1 और x2 का वैल्यू अगर कुछ भी दिया है, ठीक है ना, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, x1 का वैल्यू अगर मान के चलिए 5 है और x1 का वैल्यू जो है 3 है, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा। 5 में से x1 बराबर ले लीजिए 5 और x2 बराबर आप ले लीजिए कितना, इसको 8 ले लीजिए, अभी इस बार ज्यादा लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका अगर आपको वैल्यू निकालना है, अगर फार्मूला में तो हम लोग पढ़े हैं कि x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर होता है और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है, यही पढ़े है ना। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको घटाते हैं तो इसका जो वैल्यू आएगा, एगो से लेकर के चलते हैं, खाली समझाना है, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 8 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्लियर है। और 9 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, आया कि नहीं। अब देखिए इसको क्या कीजिए कि x2 जो है ना, इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अगर आप x1 माइनस x2 भी लिखते हैं फिर भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। वो कैसे होगा वो समझिए, यहाँ पे समझिए। अगर आप देखिए x1 पहले लिखते हैं, ठीक है, तो x1 का वैल्यू कितना है 5 और x2 का वैल्यू कितना है 8, तो 5 माइनस 8 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू -3 आ जाएगा, इस पे स्क्वायर करेंगे तो इसका भी वैल्यू 9 आएगा, 9 के वर्गमूल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखिए कोनो अंतर पड़ा नहीं। आपको कहे का मतलब ये हुआ, आप समझिएगा बात को, कि x2 माइनस x1 लिखिए या x1 माइनस x2 लिखिए, कोनो फर्क नहीं पड़ता है तब जब उस पे स्क्वायर चढ़ा रहता है, क्योंकि स्क्वायर जो है हमेशा धनात्मक नंबर ही देता है, क्लियर है। स्क्वायर कोई भी नंबर है, ऋणात्मक नंबर है, नेगेटिव नंबर है, अगर आप स्क्वायर चढ़ा दीजिए उसका वैल्यू क्या आता है, पॉजिटिव आता है कि नहीं आता है। जो पॉजिटिव है उस पे भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, ऑलरेडी पॉजिटिव है वो, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं, कोई स्टूडेंट अगर x1 में से भी x2 घटा करके सॉल्व कर लिया, आंसर उनका उतना ही आएगा और वह बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, गलत नहीं है, क्लियर है। लेकिन ऐसे फार्मूला आप याद रखिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट के अंदर और जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट फिर देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है वो निकालना सीखते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन तो बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए इस तरह का कोई अगर आपका XY प्लेन है, ठीक है ना, तल है, तो इसमें जो मूल बिंदु होता है जिसको ओरिजिन हम लोग कहते हैं और इसको O से डिनोट करते हैं। तो देखिए एक बेसिक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए, जो मूल बिंदु होता है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वह 0 0, देख लीजिए कैमरा में आ रहा है कि नहीं, 0 0 दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है ना। देखिए तो जो मूल बिंदु होता है उसका कोऑर्डिनेट जो होता है वह 0 0 होता है। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो क्या कहेंगे 0 0 होता है, ठीक है ना। x 0 0 कहने का मतलब क्या, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो ओरिजिन का आप देखिए कहता है मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होगा। इससे पहले वाला में एगो पॉइंट यहाँ लिए एगो यहाँ लिए, दोनों कैसे करके मिला दिए, तो दोनों पॉइंट अलग अलग था ना जी।
अगर मान के चलिए हमको मूल बिंदु से निकालना, यहाँ से अगर मान के चलिए कोई पॉइंट यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है ना, तब अगर आपसे पूछा जाए कि ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी क्या होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, इसका नाम आप P रख लीजिए और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वह x और y ले लेते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसका दूरी क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं। इसको समझना है, देखिए इस तरह से पहले इसको मिला लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर इसी का अगर हमको दूरी निकालना है तो इस तरह से इसको मिलाइए लंबवत, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिलाइए। देखिएगा अगर मान के चलिए यहाँ से इस पॉइंट पे आना है तो आप ऐसे करके भी यहाँ पहुँच सकते हैं और इधर से भी यहाँ आ सकते हैं। और तीसरा रास्ता हम लोग के पास क्या है, शॉर्टकट, बस इस रास्ते पे चलेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यानी कि मूल बिंदु से हम लोग को दूरी निकालना है, यानी कि OP का डिस्टेंस क्या होगा, ये हम लोग को फार्मूला निकालना है कि किस फार्मूला से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लीजिए ये आपका x है और y है, यानी कि अगर आप ये पॉइंट देखते हैं तो इससे अगर आप इस पे मिलाते हैं यानी y एक्सिस पे, इसको आप x डैश ले लीजिए, x है, y है और y डैश है, ठीक है। तो ये वाला जो दूरी होगा वह कितना होगा, x होगा कि नहीं। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, x होगा, क्लियर है, x होगा कि नहीं। और ये वाला आपका कितना हो जाएगा, y होगा, तो ये भी कितना होगा, y ही होगा। समझ में आ रहा है बात की नहीं। अरे भाई जैसे देखिए ये वाला लाइन क्या है, y एक्सिस है ना, तो ये y एक्सिस है तो ये हो y एक्सिस ना है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। मतलब ये आपका अगर y एक्सिस है, y है इसका वैल्यू, तो ये और ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये y है तो ये भी y होगा। और x की अगर हम लोग बात करते हैं, इस पॉइंट से x की बात करते हैं, तो देखिए ये वाला क्या है, x है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये भी x होगा। अब देखिए इसका अगर आपको निकालना है तो आप इसका नाम रख लीजिए POP R कर लो, कोई दिक्कत नहीं इस पॉइंट को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज OPR में क्या होगा, OP स्क्वायर बराबर, मतलब एक देखिए राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी बन रहा है कि नहीं बना, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं OP स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा OR का स्क्वायर जोड़ PR का स्क्वायर। अब देखिए OP हमको निकालना है, क्योंकि मूल बिंदु से दूरी आपको निकालना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर चलेगा, OR कितना है, x स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए मूल बिंदु से कभी भी क्वेश्चन में अलग से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु का दूरी अगर आपको निकालना है तो उसका क्या होगा फार्मूला, था रूट के अंदर सीधा x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर कर देना है। कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए इसको आप प्रूफ करने के लिए इस तरह से बनाए हैं, समझ रहे हैं। ऐसे अगर आप दूसरा तरीका से अगर आप चाहते बनाने के लिए, जैसे कि आपको अभी डिस्टेंस फार्मूला बताया, वहां से भी इसका वैल्यू आ जाता है। अब जैसे कि हमको OP निकालना है तो सीधा निकालेंगे OP बराबर, हम लोग पढ़े हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला ये ना पढ़े हैं। अच्छा आप एक बात बताइए, ये देखिए यहाँ पे मूल बिंदु है, इसका ओरिजिन 0 0 हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं जैसे कि कॉमा है x y है, ठीक है ना। तो आप देखिए अगर आप इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वह x1 बराबर हो जाएगा 0 और y1 बराबर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x भी 0 है y भी 0 है, तो दोनों होगा ना 0 0। और इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो x2 बराबर x हो जाएगा और y2 बराबर कितना होगा, y होगा कि नहीं होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो x2 माइनस x1, तो x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू देखिए x2 का वैल्यू x है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर जो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको घटा दीजिएगा तो x स्क्वायर जो y स्क्वायर, ये ना आएगा, बात बुझ रहे हैं कि नहीं। अब वही बात देखिए प्रूफ में भी क्या आ गया, वही आ गया। तो आपको दोनों तरह से समझ लेना है, ठीक है ना, कि कभी भी मूल बिंदु से अगर पूछा जाता है किसी बिंदु का दूरी बताइए क्या होगा, तो उसको सीधा कहेंगे रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर डिस्टेंस फार्मूला अगर पूछा जाता है तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ से। तो चलिए आपको इतना तक डेरिवेशन दे दिए, अब नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, देख लीजिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से एक बना लीजिए, और अच्छा से लगता है, डार्क नहीं होता है, इसमें डालिए, यह आपका x हो जाएगा,
या x डैश y और y डैश, आपका ये ओरिजिन हो गया, ठीक है ना। ओरिजिन का मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। आप लोग को बोलने में भारार लग रहा है काजी, गुस्सा बोल नहीं रहा है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। हाँ ऐसे बोलिए। देखिए आगे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो आपका एक्स एक्सिस दिख रहा है ना, इसका एक और नाम होता है। एक्स एक्सिस जो है इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि, ठीक है ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पढ़ाने के लिए मान के चले कि लोग इसको पढ़ा देते हैं, अगर ये चीज छूट जाता है तो ऑब्जेक्टिव में एक दर्शन दे देता है। तकनीक विद्यार्थी को लगता है कि कहाँ से आ गया है, पढ़े तो ये नहीं थे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो बात में होना चाहिए। अभी ये इसका दर्शन कर लीजिए कि बाद में दोबारा दर्शन कीजिएगा, मन खुश हो जाएगा कि पहले भी फेल। बात समझे कि नहीं? तो एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? भुज, और वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे? कोटि। अब यहाँ पे बात को समझिएगा। जैसे अगर इसका अगर कोई पॉइंट लेते हैं, जैसे करके 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि? फिर ऐसे भी लेंगे 1 2 3 4, माइनस में लेंगे तो -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2 -3। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्लियर है? तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाता है कि x एक्सिस पर कोटि का मान क्या होता है, तो क्या कहेंगे? x एक्सिस पर कोटि का मान क्या होता है? तो देखिए x एक्सिस पे कोटि का जो मान होगा वह 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो आप लिख सकते हैं x एक्सिस पर कोटि क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब कैसे होता है इस बात को समझिए। जैसे कि अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं कहीं पे भी, अब यहाँ पे अगर है या यहाँ पे इस पॉइंट पे है या फिर इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर है, तो यहाँ पे अगर है तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ओरिजिन से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे खड़े हैं। बात समझ में आ रहा है कि? अगर यहाँ से आप रियल चीज को समझिए, अगर यहाँ से आप अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर अगर जाएंगे तो यानी y की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे आके हम रुक गए, इसका मतलब y से भी इसका दूरी कितना हो जाएगा? 1 मीटर का, सेंटीमीटर जो भी हो। और भी ऊपर जाएंगे तो और भी ऊपर जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर मान के चलिए यहाँ से कोई आदमी उतर करके नीचे आते 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 कहाँ पे आ गया? एक्स एक्सिस पे आ गया, यानी 3 पे आ गया। 3 पे आ गया तो बताइए इधर से भी इसका वैल्यू घटते चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो अब देखिए इसको हम लोग भुज बोलते हैं, यानी एक्स एक्सिस पर जो कोटि होगा वह कितना आगे हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन जो होता है इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। बात समझ रहे हैं कि? अब यहाँ से ऊपर जाइएगा तब ना इसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। बात समझ रहे हैं कि? आप तो यहाँ पे एक्सिस पर खड़े हैं, तो एक्सिस पे जब ऐसे करके आगे जब यहाँ बढ़िएगा तो हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे, और यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होता है वह क्या होता है? 0 होता है। लेकिन x का कितना होगा? 3 होगा, क्योंकि x पर हम 3 पर हैं। बात समझ रहे हैं कि? x 3 पर है तो y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ रहे? उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा कि y एक्सिस नहीं पर भुज का मान क्या होता है? कितना होगा? ये भी आपका 0 ही होता है, 0 होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 0 होता है। अब इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको समझिए, y एक्सिस पे अगर मान के चलिए इस एक्सिस पे अगर हम कहीं पे हैं, बात समझ रहे हैं, अगर यहाँ पे रहेंगे या यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है, कोई व्यक्ति कहते हैं मतलब कोई पॉइंट अगर यहाँ पे है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे इसका जो होगा x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। यहाँ से देखिए अगर आप इसको मिलाते हैं तो y का वैल्यू आपका, देखिए थोड़ा सा और आगे ले लीजिए, यहाँ पे आ गए तो देखिए यहाँ पे जो आपका x का वैल्यू होगा वह 2 होगा, और y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि? अगर यहाँ पे है तो, लेकिन अगर पॉइंट को अगर आप इस जगह पे लेके चले आते हैं, किस पे लेके चले आते हैं? y एक्सिस पे। y एक्सिस है नहीं, y एक्सिस पे लेकर के चले आते हैं तो ये भी मान के चलिए घट के आगे आ जाएगा। अभी देखिए समझिए बात को, यहाँ पे है तो x भी 2 है और y भी 2। अगर पॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो देखिए कितना हो जाएगा? x 1 हो जाएगा और y अभी भी 2 ही रहेगा, नहीं रहेगा? आ रहा है समझ में कि नहीं? यहाँ से अगर आप इस जगह पे आ जाते हैं, इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो y अभी भी 2 ही रहेगा, और लेकिन x क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए x 1 हो जाएगा और y 2 हो जाएगा। अगर आप और भी आगे आके इस पॉइंट पे आते हैं तो अभी भी y 2 ही रहेगा, लेकिन x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यही ना समझा रहे हैं कि y एक्सिस पर भुज जो होता है, क्योंकि x एक्सिस को हम लोग भुज बोलते हैं, तो y एक्सिस पर भुज जो है वह 0 होता है, और x एक्सिस पर कोटि 0 होता है, क्योंकि मतलब y एक्सिस को हम लोग कोटि बोलते हैं। क्लियर है?
तो भुज और कोटि समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से भी देखिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नोट बना करके इसको लिख लीजिएगा, 1 से 2 बार करके देखिएगा, एकदम गारंटी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला हम लोग देखते हैं विभाजन सूत्र। क्या होता है? विभाजन सूत्र। ठीक है, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आप समझिएगा इसको कि मतलब विभाजन सूत्र क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई दो बिंदु पॉइंट है, एक का नाम डालिए P। अच्छा, इसको P मत लीजिए, इसको आप ले लीजिए A और ये हो जाएगा B। हमको कोई याद किया है B, रहने दो, कोई बात नहीं। हेलो, तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक मतलब कि दो बिंदु लेते हैं, A है और एक क्या है, B है। A का कोऑर्डिनेट लीजिए x1 y1 और B जो है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। आप एक बात, बेसिक बात को हमेशा समझ लीजिए, कोई भी बिंदु होता है उसका दो कोऑर्डिनेट होगा, एगो x एगो y। ये भी एक बिंदु है, इसका भी दो कोऑर्डिनेट होगा x2 और y2। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये चीज आपको जानना है। अब देखिए यहाँ से कि जो सेक्शन फार्मूला होता है, विभाजन सूत्र जो होता है, यह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य विभाजन, एक होता है अंतः विभाजन। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जिसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं, एक एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं, अगर मान के चलिए कि कोई यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम रखेंगे P। बात समझ रहे हैं कि? तो जैसा कि अभी बोले कि कोई भी बिंदु होता है तो उसका कोऑर्डिनेट x y होता है। बात समझ रहे हैं कि? तो यहाँ भी एक नया पॉइंट लिए तो एकरा भी कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा? तो इसका जो कोऑर्डिनेट लेंगे वह x y ही लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि x1 y1 ले चुके हैं और x2 y2 ले चुके हैं। क्लियर है? देखिए इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन फार्मूला आपको समझ लेना है। प्रूफ कहिएगा तो प्रूफ भी कमेंट कीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये पॉइंट आपका क्या है, P है। अब देखिए अगर मान के चले ये कोई लाइन है और इसको एक पॉइंट जो है दो भाग में विभाजित कर दिया, दो भाग में विभाजित कर दिया, तो इसका भी नाम होगा, जैसे कि देखिए इसको m अनुपात n में इसको विभाजित कर दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसका वैल्यू m होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, n होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये तो पॉइंट का ना कोऑर्डिनेट x y दिया गया है, लेकिन इसका जो दूरी होगा यह क्या होगा, m होगा और इसका क्या होगा, n होगा। इस P से B तक का, P से B क्या है, n है और A से P क्या है, m है। तो अब अगर आपको कहेगा कि बताइए इस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्वेश्चन में हमारे पास जानते हैं क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा इसका वैल्यू मान के चलिए A का कोऑर्डिनेट 3 4 और इसका जो है 5 7 दिया गया है। ठीक है ना? तब कहेगा कि बताइए ये पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि x और y का वैल्यू आपको निकालना है, इसका भी वैल्यू आपको दे दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? m और n का भी वैल्यू दे दिया जाएगा। अब देखिए इसका फार्मूला जो होता है वह क्या होता है, उसको समझिए। क्योंकि x और y का कोऑर्डिनेट अगर हमको निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है x बराबर आपका हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बट्टे होता है m प्लस n और y बराबर होता है my2 प्लस ny1 और बट्टे आपका हो जाएगा m प्लस n। अब देखिए ई फार्मूला से आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं और इससे आप क्या निकाल सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट P दिया गया है इसका कोऑर्डिनेट x y है, तो अब देखिए x का जो वैल्यू आएगा वो x के जगह पर लिखेंगे, जो y का वैल्यू आएगा y के जगह पर लिखेंगे। तो देखिए P पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे समझना है, जैसे कि mx2 यानी ये जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना? देखिए mx2 अब प्लस ये n जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना, उल्टा चलना, ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो mx2 अब प्लस nx1 सॉरी mx2 प्लस nx1 और y का जब निकालेंगे तो अब देखिए अभी x निकाल रहे थे तो x वाला लिखेंगे। बात को समझिए, x निकाल रहे थे mx2 प्लस nx1 अब बट्टा m प्लस n, अब y निकालेंगे तो अब x का कोई मतलब नहीं है, y का काम करेंगे। y निकालेंगे तो my2 प्लस ny1 और बट्टा m प्लस n। ठीक है ना? अब देखिए इसको क्या करेंगे, y निकालेंगे तो यही हो जाएगा my2 नहीं, और ये वाला हो जाएगा ny1। ठीक है? तो वही चीज हो गया। यहाँ से हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः विभाजन। क्या कहेंगे, अंतः विभाजन। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया पूरा? तो ये फार्मूला आप लोग को याद रखना, समझ गए कि नहीं?
अब हम लोग इसके बाद देखते हैं एक और बात यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि देखिए ये अगर पॉइंट दिया गया है तो ये अगर कोई रेखा है और एक पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए इस फार्मूला से। अगर मान के चलिए इसी में एक और बात पूछा जाता है कि मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है। मध्य बिंदु, आप देखिए मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो मध्य बिंदु के लिए आप समझिएगा बात को कि इस तरह का देखिए अगर कोई लाइन है, ठीक है ना, इसका नाम आप रखिए ए और इसका नाम रखिए बी। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। क्लियर है। अब देखिए अगर इसमें कोई मध्य बिंदु कहने का मतलब है एकदम मिडिल पॉइंट। मध्य बिंदु मतलब होता है कोई रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। कितने भागों में? बराबर भागों, तब ना मध्य बिंदु होगा। यहाँ पे सटा के वो पॉइंट दे दीजिएगा तो मध्य बिंदु होगा? नहीं ना होगा। मध्य बिंदु यानी मान के चलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा और इसका पॉइंट रखते हैं P नाम, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x और y, और ये आपको ज्ञात करना है। देखिए मध्य बिंदु के लिए क्या होता है इसको समझिए। अभी भी ये बढ़ेगा m अनुपात n में। तो देखिए मध्य बिंदु जो होता है उसको बात को समझिए कि मध्य बिंदु जो है इस रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित किया, यानी कि इसका वैल्यू अगर 5 होगा तो इसका भी वैल्यू 5 होगा कि नहीं होगा? तो 5 अनुपात 5 अगर रहे तो कट के 1:1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर इसका वैल्यू मान के चलिए एगो को अगर 7 ले लेते हैं तो दूसरा भी क्या होगा? 7 ही होगा, काहे कि मध्य बिंदु है, दोनों को बराबर भाग में बांटा तो 7 अनुपात 7 कट के क्या होगा? 1:1 हो गया। इसीलिए जब भी मध्य बिंदु लिया जाता है मिडिल पॉइंट तो उसका जो m और n का जो रेशियो होता है वह आपका क्या हो जाता है? 1:1 का ही होता है। क्या होता है? 1:1 का ही होता है। अब देखिए यहाँ से मध्य बिंदु का जो फार्मूला निकालेंगे वो कैसे होगा वो देखिए। जब आप x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे समझिए x का वैल्यू निकालेंगे तो फार्मूला इसी में सेट करते हैं। इसी में देखिए क्या होता है, इसको लिखिएगा आप mx2 प्लस nx1 और बट्टी होता है m प्लस n। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए m का मान कितना है? 1 और n का भी मान कितना है? 1। तो यहाँ लिखेंगे 1 गुना x2 प्लस 1 गुना x1 अब बट्टा m का वैल्यू n और m का वैल्यू 1 और n का भी वैल्यू 1, 1 प्लस 1, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा x1 प्लस x2 और बट्टे 2। ये आप x का वैल्यू निकालेंगे। जोड़ में x2 पहले लिखिए या x1 पहले लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 प्लस 2 तो यो 5 और 2 प्लस 3 तब भी 5। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जोड़ में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो जैसे आपको कुछ बच्चा को लगता है कि x2 प्लस x1 में होना चाहिए तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? तो देखिए क्या हो गया, जब मध्य बिंदु का अगर आपको निकालना पड़ेगा तो सीधा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 लिख देंगे। क्लियर है। अब इसी तरह देखिए ये बात हम आपको डायरेक्ट भी लिख सकते थे। मध्य बिंदु के लिए फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते थे x1 प्लस x2 बटा 2, तब आपको समझ में नहीं आता कि कैसे हो गया, लेकिन फार्मूला यही लगाए 1:1 में कैसे बटा ये भी समझा दिए नहीं। और इसका जब वैल्यू आप इसमें लगाएं तो देखिए ऑटोमेटिक इसका वैल्यू आ गया। यहाँ पे 1:1 का मतलब समझ लेना, m का वैल्यू 1 आ गया और n का भी वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए हमको अगर y निकालना है, इसी में y निकालना है तो y बराबर फार्मूला क्या पढ़े थे? my2 प्लस ny1 और बट्टा कितना आता है? m प्लस n। ठीक है ना। तो अब देखिए इसका m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 गुना y2 प्लस n गुना 1 गुना y1 बट्टा 1 प्लस 1, यानी इसका भी वैल्यू y बराबर कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2 और बट्टे में 2। क्लियर है। तो मध्य बिंदु के लिए ये फार्मूला कभी भी मान के चलिए अगर दिया रहे इस तरह से कोई लाइन दो पॉइंट दिया रहे, ठीक है ना, उसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाएगा और कहेगा इसको दो बराबर भागों में बांटा गया नहीं, तब आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए कि जो एक पॉइंट है या मध्य बिंदु है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी P जो है उसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक xy जो है उसका वैल्यू क्या होगा, तो उसको हम लोग x1 प्लस x2 बटा 2 कर देंगे और y1 प्लस y2 बटा 2 कर देंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा मध्य बिंदु के लिए। ठीक है ना। अगर कहीं पे अगर मान के चलिए बीच में यहीं पे बांट दिया, ऐजे पे बांट दिया, तब हम लोग कौन फार्मूला को लगाएंगे? इसको लगाएंगे। और यह आपका क्या अंतः विभाजन है, यह अंदर से विभाजित हो रहा है। ठीक है। अब हम लोग बाह्य विभाजन देखते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। आप देखिए इसमें एक और बाह्य विभाजन होता है। क्या होता है? बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे। देखिए जैसे कि मान के चलिए कोई पॉइंट इस तरह से आपका दिया गया है, मतलब कोई लाइन है, दो बिंदु है, ये आपका ए ले लीजिए और इसको बी ले लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होता है और इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वह x2 y2 होगा। क्लियर है।
अब देखिए इसको क्या करते हैं कि एक अन्य बिंदु लेते हैं बाहर से, मतलब अंदर से नहीं, बाहर में एक और पॉइंट कहीं पे यहाँ पे ले लीजिए। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, दोनों को मिला दिए तब ना लाइन बन गया जी। एक और पॉइंट तीसरा ले लेते हैं और इसको इस तरह से क्या करेंगे, मिला देंगे और इसका नाम रखते हैं सी और इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। बात समझ रहे हैं कि इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं, बाहर से विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, ठीक है ना, और एक आपका यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें जो एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है, एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन में बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं। एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है इसमें भी अगर हम x का वैल्यू अगर निकालते हैं तो ये सिर्फ हो जाता है mx2 माइनस nx1 और बट्टे आपका हो जाएगा m माइनस n। और अगर y का वैल्यू आप निकालते हैं ये होता है my2 माइनस ny1 और बट्टे हो जाएगा आपको m माइनस n। तो देखिए जो फार्मूला आपका था वहाँ पे इंटरनल डिवीजन में, वही फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन में भी है, बस खाली प्लस के जगह पे क्या हो गया है, माइनस हो गया है। कभी भी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि सवाल में अगर आपको एक्सटर्नल डिवीजन और इंटरनल डिवीजन का क्वेश्चन अगर पूछे, ठीक है ना, एक फार्मूला भी अगर आपको याद है इंटरनल डिवीजन का, तो एक्सटर्नल अगर आपको पूछेगा तो सीधा उसमें हम लोग क्या करेंगे, बस माइनस का साइन लगाइए और इसको वैल्यू को निकाल देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह से आप इंटरनल डिवीजन में आपको पहले ही बताया कि कुछ विशेष बात नहीं था। इसके बाद लास्ट आपको बच जा रहा है एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उस बात को हम लोग समझ लेते हैं, लगभग सारा चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसके लिए देखिए अगर मान के चलिए कोई इस तरह का त्रिभुज आपको दे दिया गया है, ठीक है ना, तो इसका 3 गो पॉइंट होगा, आप लिख लीजिए P Q R। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसका आपका हो जाएगा x2 y2 और इसका हो जाएगा x3 y3, ठीक है। इस तरह से आप देखिए इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। और अगर मान के चलिए कि इसका क्षेत्रफल अगर दूसरा तरीका से निकालना चाहते हैं तो आपको तीनों भुजा पता करना पड़ेगा, तीनों भुजा पता चल जाएगा फिर भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए तीनों भुजा भी पता आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको अगर मान लीजिए एक लाइन है यानी दो बिंदु से मिल करके बना हुआ है तो डिस्टेंस फार्मूला आप पढ़े हैं, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, नहीं रूट के अंदर आप प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एगो x1 हो जाएगा, एगो x3 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, x2 की जगह पर x3 है, तो इससे आप इस भुजा का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह इन दोनों पॉइंट से इस भुजा का वैल्यू निकाल सकते हैं और इन दोनों पॉइंट से इस भुजा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तीनों मिल जाएगा और उसके बाद आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे अगर आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो इसके लिए जो आपका फार्मूला होता है वह होता है 1/2, ठीक है ना, x1 ये आपको हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस हो जाएगा x3 ये हो जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। अब देखिए ये फार्मूला आपको याद रखना होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आपको निकालना रहता है तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y3। ध्यान दीजिएगा याद कैसे रखना, x1 यहाँ पे है, पहले x1 फिर x2 फिर x3 और सब प्लस में x1 फिर प्लस x2 और फिर देखिए यहाँ पे प्लस x3 है ना। देखिएगा ये पहले y2 माइनस y3, y3 खत्म हुआ ना y3 स्टार्ट होगा, y3 माइनस y1, ठीक है ना, 1 खत्म हुआ ना 1 से स्टार्ट होगा y1 माइनस y2, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा अगर आपको नहीं याद रखना, नहीं अगर याद रहता है तो देखिए इसको याद करने का एक अलग भी तरीका है, ठीक है ना। इसमें आप क्या कीजिए कि लिखिए x1 x2 x3 फिर लिखिए x1, उसके बाद लिखिए y1 y2 y3 और फिर लिखिए y1, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको इससे पहले गुना कीजिए, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इस तरह से क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 आप ले लीजिए और देखिए ये आपका क्या हो जाएगा समझिएगा, x1 y2, ठीक है, और फिर माइनस हो जाएगा x2 y1। क्लियर है, समझ में आ रहा है। मतलब इसको इससे गुना के x1 y2
माइनस ये हो जाएगा आपको x2 y1। फिर देखिए यहाँ पे प्लस का साइन देंगे, अब इसका काम करेंगे, ये हो जाएगा आपको x2 y3 और ये हो जाएगा आपको माइनस x3 y2। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस और इसका जो वैल्यू होगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 y1 नहीं, ये हो जाएगा आपका x3 y1 माइनस ये हो जाएगा y3 x1 या फिर x1 y3। बात समझ रहे हैं कि इधर वाला को पहले लिखना है गुना करके, इधर वाला को माइनस करके लिखना है। सब में देखिए इधर वाला को पहले लिखना है, इधर वाला को माइनस करके लिखना है, इधर वाला को पहले लिखना है और इधर वाला को गुना करके माइनस करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में क्या होगा इसको समझिए। 1/2 है तो ये 1/2 रहेगा। अब देखिए जो एक जाति का है उसको एक जगह कर लीजिए, x1 y2 और x1 y3 यहाँ है, यानी x1 इसमें भी है और x1 इसमें भी है। ये दोनों को एक साथ हम लोग कर देते हैं क्योंकि बीच में जोड़ का साइन दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, एक स्टेप आप यहाँ से चलेंगे, थोड़ा सा जगह बचाना पड़ेगा। इसको लिखिए 1/2 और इसको लिखेंगे x1 y2 और माइनस ये वाला वैल्यू को लिखिए, क्या लिखेंगे x1 y3। ठीक है, फिर देखिए प्लस, अब देखिए x2 y3 है ना, तो इसको लिखेंगे x2 y3 और फिर देखिए यहाँ पर है x2 y1, यानी x2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये माइनस में है तो इसको माइनस में लिखेंगे x2 y1। ठीक है, फिर प्लस का साइन देंगे और इसको लिखेंगे, देखिए x3 y1 है तो लिखेंगे x3 y1 और फिर देखिए x3 वाला कहीं मिलेगा यहाँ पे, देखिए माइनस x3 y2। क्लियर है यहाँ। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप में इसको 1/2 तो 1/2 ही रहेगा। अब x1 इसमें भी है इसमें भी है तो x1 कॉमन ले लेंगे, ये आपको हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस इसमें देखिए x2 इसमें भी है इसमें भी, तो x2 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस देखिए इसमें आपका x3 कॉमन ले लेंगे तो आपको क्या बच जाएगा y1 माइनस y2। आप गौर से देखिए जो ऊपर में फार्मूला लिखे हैं, ठीक है, वही बात यहाँ पे आया है या दूसरा बात आया है। क्लियर है, समझ में आया बात? तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए ये जो सेक्शन फार्मूला है और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, इन दोनों का भी डेरिवेशन है। अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको अगला वीडियो में मिल जाएगा। नहीं तो आपको एग्जाम में इसका डेरिवेशन नहीं आता है, आपको खाली फार्मूला याद रखना है और इस पर मतलब जो क्वेश्चन रहेगा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और यही आपसे पूछा भी जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अब। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? देखिए एक और बात लास्ट है, समझ लीजिए इसमें कंटिन्यू में ही इसको मिटा रहा है। ठीक है, एक देखिए संरेखी का कंडीशन आता है त्रिभुज में। संरेखी का जब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह मतलब 0 हो जाता है तब उसको संरेखी कहेंगे। यानी कि आपका जो संरेखी का जो कंडीशन आता है वह आएगा जैसे 1/2 x1 y2 नहीं माइनस y3 जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। यानी कि जब इसके बराबर में अगर 0 हो जाता है, ठीक है ना, तो वह संरेखी होता है। ठीक है, यानी कि आप अगर देखिए यहाँ पे गुना में ही है तो आप 1/2 को 0 के बराबर कर लीजिए, तो 1/2 0 के बराबर हो गया तो बात खत्म है। यानी अगला स्टेप जो आपका इसका बनेगा x1 y2 माइनस y3 नहीं जोड़ x2 y3 माइनस y1 जोड़ x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। तो संरेखी का जब कंडीशन आएगा तो हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इसके बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए संरेखी क्या होता है, देखिए त्रिभुज है तो इसमें एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु कहाँ है यहाँ पे। अगर मान के चलो संरेखी मतलब इसी सीध में एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है वह यहाँ पे आ रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे ये पॉइंट यहाँ पे चले तो ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 ना होगा। बनवे नहीं करेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए संरेखी का कंडीशन पूछेगा तो इसका क्षेत्रफल के बराबर क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जितना भी बात था सारा बात लगभग बता दिए हैं। ठीक है ना,
अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन अगर रह गया होगा तो सवाल जब हम लोग करेंगे तो पूरा वहाँ भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ऐसा बात नहीं है कि वहाँ पे कोई पॉइंट अगर आता है डिस्कशन करने योग्य तो उसको छोड़ के निकलेंगे, वहाँ भी आपको समझा दिया जाएगा। ऐसे भी जितना भी क्वेश्चन अभी तक पढ़ा है सब क्वेश्चन में सारा बात बताते हैं, बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को बढ़िया से आप कॉपी में नोट कर लीजिए जितना भी बात लिखा है, ठीक है ना, और अच्छा से इसका प्रैक्टिस करके आइए। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए।